अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का तारुफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कराची को वफाक के हवाले किया जाए या मुत्तहिदा के। ये एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कराची के हवाले से। वहाँ से फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाक को चाहिए कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, जिसके जवाब में मुर्तज़ा वहाब जो वहाँ के मेयर हैं उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये चाहती है, MQM ये चाहती है कि कराची को मुत्तहिदा के हवाले किया जाए। वफाक को हवाले करने का मतलब है मुत्तहिदा के हवाले किया जाए। इसके बाद उन्होंने वो पूरी पुरानी हिस्ट्री बताई है जिस पे बोरीबंद लाशें हैं, जहाँ पे डाके थे और मोबाइल फ़ोन छीने जाते थे, लेकिन क्राइम रेट तो कराची में अभी भी वही है। बहुत सारे मामला पे इख्तलाफात हैं, जिसमें सियासी भी हैं और जिसमें मुआशी भी मसाइल भी हैं और जिसमें जो शहरी आबादी के मसाइल हैं, सिंध के मसाइल हैं, कराची और हैदराबाद के मसाइल हैं, वो भी इसका हिस्सा है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे ताहा अहमद खान साहब जो डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं MQM के, और नाज बलोच साहिबा जो रुकन कौमी असम्बली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और हमारा आज का हॉट इशू होगा पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात कशीदा क्यों है, ख़ास तौर पे जब ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है इस्लामाबाद MOU के बाद। इस सूरत हाल में जो लेटेस्ट रीजनल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी जारी है, जिसकी जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो TTP की दहशत गर्दी हो या BLA की हो। इस पर हम बात करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब के साथ, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और एडिटर हैं खुरासान डायरी के। उनसे पूछेंगे कि वो इस रीजनल सिचुएशन को कैसे बिल्डअप होते देख रहे हैं। और आज का हमारा एडिटोरियल होगा इस्लामाबाद कातलों और डाकुओं के हवाले। ये में बात सख्त लगेगी, लेकिन जो फेडरल कैपिटल में अब आजकल जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है। और पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम को आज वहाँ शहीद कर दिया गया, एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। और इस्लामाबाद में ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पे कत्ल भी हो रहे हैं और डाके भी पड़ रहे हैं, लेकिन कोई इस्लामाबाद को पूछने वाला नहीं है। मैं एडिटोरियल में तफसील से बताऊंगा कि इसके पीछे नाकाम गवर्नेंस की वजह क्या है। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। हमें अहमद खान और नाज बलोच ने बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तासब आपसे मैं शुरू कर लेता हूँ क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, तो ये बताइएगा, फारूक सत्तार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर उन्होंने ये मुतालबा किया कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, जिसके जवाब में मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि इसका मतलब है मुत्तहिदा के हवाले किया जाए, और जिसका मतलब ये है कि वही वक्त वापस लाया जाए जब यहाँ पे बोरीबंद लाशें मिलती थी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये पुराना वतीरा रहा है कि जब भी कोई बात की जाए, आइन के मुताबिक की जाए, कानून के मुताबिक की जाए, तो वो सिर्फ 2-4 पॉइंट्स हैं जिनको लाके सियासत करने की कोशिश करते हैं कि बोरीबंद लाशें, बदतखोरी। तो जिस दौर में ये सब हो रहा था उस दौर में भी वजीर दाखिला जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। अगर उस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर को काबू नहीं कर सके और आज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त भी नाअहल थे और आज भी नाअहल हैं। जब हम कराची को वफाक के हवाले करने की बात करते हैं तो हम आइन के आर्टिकल 148 और 149 के तहत बात करते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, इंतजाम को बेहतर चलाने के लिए लिसानी बुनियादों पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, और आर्टिकल 239 सेक्शन 4 के तहत बनने चाहिए। और ये वही आइन है जो पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखा है। उस दौर में वो लिख देते आइन में कि पूरे पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं सिवाय सिंध के। उन्होंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आइन में गुंजाइश मौजूद है। जब भी हम ये वाली बातें करते हैं, हम अगर आज कहते हैं कि आर्टिकल 140A के तहत, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी अपनी ही मेयर को इख्तियार दे, तो पीपल्स पार्टी उस पर भी नाराज हो जाती है। जब हम कहते हैं कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान जो CM साहब हानी मुस्लिम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे गजट करके कानून का हिस्सा बना चुके हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करें, तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। जहां तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर की और मैनेजमेंट की बात, तो देखें, कैमरे की आंख लेके जाएं और दिखाएं कि कोई इस शहर में सड़क इस काबिल हो, जो निज़ाम इस शहर में है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर पे ढकने नहीं है, ट्रक और ट्रॉलर जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर लोगों को कुचलते फिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सब फेलियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट मौजूद है जो कह रही है कि ये शहर कराची नॉन लिवेबल सिटीज में तीसरे नंबर पे। इससे ऊपर जो 2 शहर हैं वो शहर हैं जहाँ जंग हो रही है।
अलबत्ता जब ये एक मजबूत बलदियाती निज़ाम के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इसकी कंट्रोल था और बलदियात हमारे पास था, एक मजबूत बलदियाती निज़ाम के तहत, तो ये दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया था। आज हम ये कहते नहीं जाएंगे उस तफसील में कैसे मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मुर्तज़ा उस्ताद वहाब साहब, साहब को इख्तियार दें। आप मुर्तज़ा वहाब साहब को सॉलिड वेस्ट दें, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी दें, मास्टर प्लान दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दें, और ताज साहब 2008 जी ठीक है, मैं जरा नाज बलोच साहबा को ले आऊँ बीच में। नाज साहबा ये बताइएगा, जो अभी बात की है उन्होंने, और एक माहिदा भी हुआ था 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत गई थी, उस एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का माहिदा था, बिलावल भुट्टो साहब ने दस्तखत किए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान गारंटर्स थे, बहुत बड़ा माहिदा था। आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतकली, कोटा सिस्टम का खात्मा, जाली डोमिसाइल पर कमीशन और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज का मुआहिदा हुआ था। इनमें से किसी चीज़ पे अमल नहीं हुआ, तो आपने वादा खिलाफी की है, तो जाहिर है फिर एमक्यूएम शोर तो सही मचाती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, आपने कराची के ऊपर प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और कराची के इश्यूज, कराची की बात करना मैं समझती हूँ, और सुनना भी लोगों का हक है कि उनको पता चले कि कराची में क्या काम हो बिल्कुल। रहा है। और ये जो इस वक्त एक जो सियासत की जा रही है, उस पे एक मैं सिंपल सा शेर कहूंगी कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, क्योंकि वो इंग्लिश में भी कहावत है कि लुक हु इज टॉकिंग, मतलब बोल कौन रहा है। आप ये देखें, क्या मेरा जो बचपन इस शहर में पैदा हुआ, हम इसी शहर में पैदा हुए, हम इस शहर में पैदा हुए, हम इस शहर को उतना ही ओन करते हैं जितना कोई भी एमकेएम पाकिस्तान के लोग ओन करते हैं। हम इस शहर में हमने अपना बचपन गुजारा, हमने वो वक्त देखा है, हमने वो हू का आलम देखा है, हमने वो खौफ देखा है, हमने दुकानों के अंदर सेक्टर यूनिट इंचार्जों को जाके भत्ता वसूल करते और दुकानदारों को परेशान होते देखा है। हमने देखा है कि यहाँ पे 12 से 13 टारगेट किलिंग में रोजाना लोगों को मार दिया जाता था, और ये आम सी खबर होती थी। 190 पे कॉल आती थी कि शहर को कल बंद कर दिया जाए, और उसके बाद मजाल है कि कोई पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से मैं एक सॉरी, मैं कता कलामी कर रहा हूँ आपकी। ये बातें तो हम सुन चुके, और 18वां साल है आपकी हुकूमत को वहाँ पे। आई नो, जो मैं बच्चे आपको पैदा बताती हुए हूँ, मेरी उस वो के आलम के जी, बाद वो अगले इलेक्शन हाँ में जी, वोट देंगे। अभी अच्छा, की बात बताए ना कि ये जो देखिए मैं 2022 अभी पे की बात मुआहिदा बता हुआ रही हूँ। था, अफसार इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? एज ए कराची आइट, पहली बात तो मैं आपको यही बता रही हूँ ना, जो आज कराची का दर्द लेकर कराची को वफाक के हवाले करना चाहते हैं, उन्होंने जो तहस नहस मचाया, जो कराची में उन्होंने जो एक खौफ बर्पा करके रखा हुआ था, एक दहशत फैलाई हुई थी, आज वो बैठकर हमें कसीदे ना झाड़े, कम अज कम इतनी मेहरबानी फरमा लें। और ये बात ना भूलें लेकिन कि कराची में वसीम अख्तर प्रॉब्लम की, तो है ना, वो मैं 18 बता रही साल में हल क्यों नहीं हो पाए? आई एम कमिंग अप टू दैट पॉइंट। 18 जी साल से मेयर कराची पीपल्स पार्टी के नहीं थे, पहली दफा मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए हैं। आप बल्दियाती निजाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जहां बल्दियाती निजाम मौजूद है। ये जाए शोर करें, पंजाब में बोले कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, ये जाए केपी में बोले बल्दियाती इलेक्शन कराएं, ये कराची से तो बाहर निकलते ही नहीं है, ना ये निकलना चाहते हैं। आपको खिदमत का मौका मिला, आपने नहीं किया। हमें मैंडेट है, अवाम ने वोट किया, अवाम के वोट से मेयर कराची आए। अगली दफा इलेक्शन होगी, अवाम सेटिस्फाई नहीं होगी, अवाम वोट नहीं करेगी, अवाम आपको शायद वोट कर ले। तो ठीक आप जो है, आप ठीक लॉजिकल डिबेट करें। आपके पास वसीम अख्तर मेयर बने, मुस्तफा कमाल साहब मेयर बने, फारूक सत्तार मेयर बने, आप कहते हैं डिलीट कर दूं मैं इन बातों को, मैं भूल जाऊं कि आपने घोस्ट एम्प्लॉइज भर के वाटर बोर्ड में सत्यानाश किया था। आज पानी को कराची तरस रहा है क्योंकि चाइना कटिंग करके आप लोगों ने नालों के ऊपर जो है वो प्लॉटिंग कर दी, आपने घोस्ट एम्प्लॉइज आपने भर्ती कर दी। ठीक फॉरगेट इट, मैं उस डिबेट में ठीक पढ़ना नहीं चाह रही। ठीक मैं ये चाह रही हूँ कि अगर ये ऑपोजिशन ठीक प्रॉपर करे, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, मिलकर आए, वफाक से सिंध के पानी के इशू पे बात करें मिलकर। ये नहीं होता कि आपके पास ठीक, मैं उनसे, मैं ताज साहब से इस पे पूछता हूँ जो आपने पॉइंट्स रेज किए, लेकिन मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दे दें काइंडली कि जो आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतकली, कोटा सिस्टम, जाली डोमिसाइल पर कमीशन और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज, ये मुआहिदा हुआ था 2022 में, इस पे अमल क्यों नहीं हुआ? गवर्नरशिप भी थी उसमें, और भी उसमें लापता
लोग भी थे, ये सब काम क्यों नहीं हो पाए? मैं तो ये इसका सवाल का जवाब तो देखिए, देते। बल्दियाती नुमाइंदों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदों को जो वसाइल दिए गए हैं, इनसे पूछें जो जो यूसी इनके पास हैं, वहां पे इन्होंने गटर के कितने ढक्कन लगाए हैं। ये तो हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है और हमें करना है। मैं कह रही हूँ अगर हमारे नुमाइंदे खिदमत नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग वोट नहीं करते। लेकिन इनसे पूछें कि जहां जहां इनकी वोटर्स ने इनको वोट पड़ा है, जिन इलाकों में इनकी जो है चेयरमैनशिप है, जहां इनके यूसी के नुमाइंदेगान हैं, उन इलाकों की सूरत हाल जरा ये बताना पसंद फरमाएंगे, या ये उन हलकों का, उन इलाकों का भी जिम्मेवार ये हमें। देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो है, जहां पे हमारे यूसीस हैं वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी है, वहां पे सड़कें भी बनती हैं, सीवेज गटर के भी मामला तय होते हैं, गटर के ढक्कन भी लगते हैं, काम तो होते हैं। अगर इनके हलकों में ये काम करना नहीं चाहते और ये कहते हैं कि कुल इख्तियार इनको मिल जाए तभी ये काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये सियासी स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए इनको और तहम्मुल के साथ इंतजार करें अगले इलेक्शन का। लेट द पीपल डिसाइड। ठीक, ताज साहब, अगर इलेक्शन का इंतजार करें, लेट द पीपल डिसाइड। आपके बारे में जो बातें की आपसे मुराद है एमक्यूएम के बारे में, उसमें ज़ाहिर एमक्यूएम पे ये इल्ज़ामात तो हैं, माजी का जो एक उनका किरदार है वो ज़ेर बहस तो आता रहेगा, मिसालें भी दी जाती रहेंगी। तो अभी पे अगर आप बात कर लें तो अभी ये बताएं कि कराची की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? आप पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगा देती है, लोग कराची के जो हैं वो तो उजड़ गए, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, किधर जाएं वो? आपके भी बहुत सारे मेयर्स आए, इनके भी मेयर्स आए, मसला हल कैसे होगा? मैंने अपनी बहन की पूरी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आपके सवाल का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको करेक्ट करता चलूं बड़े अदब के साथ कि मेरी बहन कराची का क्लेम करती है कि वो कराची आई थे, लेकिन उनको बिल्कुल होंगी कराची आई और हम सब कराची आई थे जितने लोग कराची में रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है। वो कह रही है एमक्यू जिन यूसीज में है वहां का हाल बताएं। तो मेरी बहन, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, या जो भी आपकी कोई रिसर्च टीम है कोई आपको करके देता है उसने आपको बताना चाहिए था कि एमक्यूएम ने तो जेरीमेंडरिंग की वजह से 53 यूसियां जो आप लोग इस शहर की खा गए थे, तो इलेक्शन के एक हफ्ते के बाद आपने बढ़ा दी। I know that. We did not participate. Please don't interrupt. So that is the question. That's exactly what I'm trying to say. कि आप इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं। I was not interrupting while you were speaking. I was not interrupting while you were speaking. Please let me complete. मैं ये कह रहा हूँ कि एमक्यूएम के पे जो इन्होंने इल्जामात लगाए उसके जवाब में हम भी नसीरुल्लाह बाबर से शुरू करें और जुल्फिकार मिर्जा ने जो 3 लाख लाइसेंस दिए थे और कहा था कि शादी में फायरिंग के लिए नहीं दिए। अब जुल्फिकार की बात करेंगे, जहाज अगवा की बात करेंगे, सरों से खेली जाने वाली फुटबॉल की बात करेंगे, बोरी बाजार बम धमाके की उसको बात रहने दें, अभी की बात कर लें, अभी लोग क्या करें, बाबा लाडला ये वाली बात करेंगे तो इल्जामात तो पीपल्स पार्टी पे भी नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे ये वाली बात, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। देखें, आर्टिकल 140 से आइन का हिस्सा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और हम तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में जो हमारा मुतालबा वफाक से भी है कि पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करें। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है अपनी बहन से कि क्यों सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन और जितने भी बल्दियाती इदारे हैं वो अपने ही मेयर को क्यों नहीं देते? आखिरी मैनिफेस्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने हाथों से लिखा है, जो इख्तियारात उसमें उन्होंने कहे हैं मेयर के पास होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, आप वो दे दें। आप छोड़ें एमक्यूएम क्या मांगती है। और 18 साल में भी अगर आप नहीं चीजों को सुधार पाए, आप निकाले ना उन लोगों को जो घोस्ट एम्प्लॉयज आज मौजूद है 18 साल में, तो आप कितने वजीर बल्दियात आए, कितने आपके वजीर आला कितने अरसे से हुकूमत में, निकालें, सुधारें, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें। और बात कौन कर रहा है? जैसे मेरी बहन ने कहा, लुक हुज टॉकिंग, जिसने पूरे सिंध को प्राइवेट ठेकेदारों को दिया हुआ है, जो सिंध में सिस्टम चला रहे हैं, जिन्होंने हर इदारा आउटसोर्स किया हुआ है, हर इदारे की ऑप्शन होके कलेक्शन हो रही है, वो कह रहे हैं करप्शन के ऊपर, वो कह रहे हैं कॉम्पिटेंस के ऊपर। भाई सिंपल बात है, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान वजीर आला साहब ने गजट किया है, कानून का हिस्सा बनाया है, नहीं किया तो मुझे बताएं कि नहीं किया। उन्होंने किया, उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करा रहे। आर्टिकल 140 ए पे जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, मैं तो कहता हूँ ये उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विल समझें, उनकी आखिरी ख्वाहिश समझें। उनके हाथ से लिखा हुआ वो आखिरी मैनिफेस्टो है 2008 का, उसको पढ़ें, उसमें देखें वो आर्टिकल 140 ए के बारे में क्या कह रही है। आप तो अपने साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स पे नहीं मान रहे। आपने तो कहा था कि हम 140 ए पे अमल दरामद कराएंगे। अच्छा, चलिए मैं उनसे जवाब तो लेने दें।
उसमें भी नहीं मान साहब, रहे, तो ये जवाब लेने दें। बात है, इल्जाम बड़ा इल्जाम ना लगाएं, प्रोडक्टिव बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात नाज जी ठीक, नाज देखिए साहब that's what बताइए I'm कि saying. 140 ए को इम्प्लीमेंट करने में क्या ममानत के मसला क्या आपकी पार्टी को, हुकूमत को? नहीं देखिए, हमें कोई मसला नहीं है। एक तरफ ये मुंह भर के मेयर कराची को तो फिर गालियां कर देते दें। हैं इनके नुमाइंदगान। एक मैं गुजारिश कर दूं, एक तरफ मुंह भर भर के इनको मेयर कराची के खिलाफ ये जो है ना नारेबाजियां करते हैं, गालम गलोच करते हैं, और मेयर कराची से इतनी बड़ी इनको दुश्मनी भी है। फिर उसके बाद इनका कहना है कि वो कोई काम भी नहीं कर रहे बकौल इनके, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि सारे जो सॉलिड वेस्ट है और हर चीज है वो, तो ये अपनी तजाद को जरा क्लेरिफाई करें। और मैंने जिस तरह कहा कि चूंकि आपकी नुमाइंदगी बिल्कुल यू आर नॉट देयर इन द लोकल बॉडी, आप बिल्कुल आपके अपने पास यूसीज जो हुआ करती थी जहां पे आप लोगों ने अपने यूनिट और सेक्टर बना के रखे थे, तो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उन इलाकों के हालात भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं। हमें काम करना है, मैंडेट हमारे पास है, एंड वी डू हैव अ टाइम टू सर्व द पीपल। एंड एज आई सेड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग दैट इफ वी आर नॉट गोइंग टू सर्व द पीपल ऑफ कराची, let the people of Karachi decide in the upcoming election whether they want Pakistan People's Party या ये एमकेएम पाकिस्तान को वो पसंद करते हैं कि वो आके इनके लिए जो है ना काम करके दिखाएं। तो ये लोगों ने डिसाइड करना है। ये आप खुद इलेक्शन से फरार अख्तियार कर लें, आप कहें कि भाई जेरीमेंडरिंग, आप जो भी कह दें, आप इलेक्शन से, क्योंकि आपको पता है कि आप ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। आप लोग की धड़ेबंदियां, आपस के इख्तिलाफात, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपस में आपकी टॉप लीडरशिप बैठकर एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। सो आप पहले अपना नाज साहब ये बताइएगा, मैं आपकी बात देखें, इनकी धड़ेबंदी अपनी जगह, लेकिन कराची में इंसान तो रहते हैं ना, वो चाहे किसी भी धड़े से उनका ताल्लुक हो, वहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं, जो हम तस्वीरें देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जितना वहाँ गंद पड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, दुनिया के बड़े शहरों में से एक वो शहर है, वो तो मॉडल होना चाहिए था हमारे लिए। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, सिंध का झूमर है, आप क्यों नहीं उसको एक मॉडल सिटी बनाते? क्यों ऐसे हालात वहां पे हैं जब आपकी हुकूमत है? 18 साल, इसका जवाब दे दें, सारे इनका बयानिया खत्म हो जाएगा। अफसार साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। एज अ ट्रू कराचीआइट, मुझसे ज्यादा कोई मतलब फील इस चीज को शायद जो कराची वाला है वही कर सकता है। हर कराची वाला चाहता फील है तो कि करते हैं, कराची फिर में अमल क्यों नहीं करते आप लोग? अमल, जी बिल्कुल, आकाश फील करना और अमल करना उतना ही आसान होता है। आपके मैटर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ये कराची एक्सपेंड तो कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं, ये वर्टिकली कितना एक्सपेंड कर रहा है। आप तो कराची 18 की साल आबादी पिछले तो एग्जैक्ट आपके पास है ना, हॉरिजॉन्टली करवा लेते, वर्टिकली ना करवाते। मैं गुजारिश कर रही हूँ कि 4 करोड़, 3.5 से 4 करोड़ तक की आबादी शहर में बसती है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आके रहता है, हर किसी को वेलकम करता है ये शहर। लेकिन इस शहर के वसाइल जो है, वो इसके रिसोर्सेज जो है वो उतने नहीं है कि हम आप ही नहीं देने हैं ना, आपकी हुकूमत ने देना, इसलिए तो फिर वो कहते हैं, आपने कहा 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ तो आबादी नहीं दुनिया के बहुत सारे ममालिक की, फिर वो कहते हैं कि कराची को अलग सूबा बना दे, तो आप इस पर भी इतराज करते हैं। नहीं, देखें, ये कराची को अलग सूबा बनाए किस बेसिस के ऊपर? क्या ये कोई रेजोल्यूशन लाए? आबादी इतनी है ना, आपने खुद का इंतजामी मसाइल है, आबादी बहुत ज्यादा है, फैल बहुत गया है, तो हुकूमत उसको इंतजामी मसाइल को हल नहीं कर सकती। सूबे ख्वाहिशात पे नहीं बनते। सूबे सिंध असेंबली में कोई करारदाद, कोई रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी से पास हो तो कोई बात बने। क्या सिंध असेंबली के अंदर कोई इंतजामी मसाइल हल करें ना, आप कहती हैं नहीं हो रहे, बहुत बड़ा है कराची शहर। सिंध इस बात के ऊपर जो है वो मौकफ रखता है कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए? जवाब है नहीं। तो अगर एक सियासी जमात की हिमा पे अगर ये फैसला किया जाए तो ये एक सियासी ख्वाहिश हो सकती है। और आपकी बात जहां तक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने कराची को सर्व करना है, हमारा मैंडेट जो अवाम ने दिया है, हमें सर्व करना है। अगर हम सर्व करने में नाकाम, ये बड़ी अच्छी बात है। अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने, नाज बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वक्त हुआ इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, पाक अफगान कशीदा ताल्लुकात का मुस्तकबिल और रीजनल सिचुएशन जो बन रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद, और उसमें इस्लामाबाद MOU जो साइन हुआ है उसके तनाजुर में इस खित्ते में क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। अभी हाल ही में ईरान के दौरे से वापस आए हैं और सऊदी अरब के दौरे से भी, और उसमें अपने प्रोफेशनल मामलात के लिए गए थे। तो इसलिए बड़ा रेलेवेंट है इस वक्त उनसे पूछना कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन चल रही है और फिर ईरान अमेरिका जंग के बाद खित्ते में जो सिचुएशन उभर रही है, इफ्तिखार साहब वो बताइएगा आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपके कुछ ट्वीट्स देखे हैं, आप बाखबर साफ़ी हैं, एनालिसिस भी करते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, जो कम पाकिस्तान में साफ़ी हैं इतने पढ़े लिखे। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस रीजनल सिचुएशन को? ईरान के दौरे से आप वापस आए हैं, वहाँ आपने क्या फील किया है कि पाकिस्तान को जो ख़तरा है कि हमने तालिबान की मदद की, हमारे ख़िलाफ़ हो गए, अब हमने ईरान की मदद की है, क्या वो हमारे साथ देंगे या वहाँ कुछ और सोच है? अफसार साहब, अगर आप इसको नटशेल में जो है वो देखें कि बहुत मुख्तसर सॉर्ट ऑफ एक एनालिसिस हम कर सकें, आई थिंक जो सबसे अगला बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब ईरान एक ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरह जो है वो खुलता है, जो वादे वईद अमेरिका से भी किए गए और जो उसमें चाइना का रोल है, और फिर उसमें जो तीसरा अहम फैक्टर है वो GCC का है, जो गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल वाले ममालिक हैं, जिसमें UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत सारे शामिल हैं। अब इस ओपन मार्केट इकोनॉमी को अब मैनेज जो है वो कैसे किया जाएगा, और जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप एक ऐसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से 6 महीने पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और आपने देखा होगा कासा 1000 और जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस, ये सब ये अफगानिस्तान के हवाले से होती थी कि वो मेजर कनेक्टिव आर्टरी है। अफगानिस्तान से ग्रेटर यूरेशियन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए आपको 5 ममालिक से गुजरना पड़ता है, जिसमें आप यूरोपियन और अफ्रीकन मार्केट्स को जो है वो देखेंगे। ईरान से गुजरने के लिए जब ये मार्केट ओपन होती है आपको सिर्फ 2 ममालिक से गुजरना है। तो सब इस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हैं कि जो पहले से एक प्रोजेक्ट था CPEC, वो कैसे इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब होगा, जिसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो चाइना और US को कैसे जो है वो मैनेज करेंगे। आई थिंक फ्यूचर इसी के अंदर है, लेकिन इसके बरक्स एक अहम डायलॉग इस टाइम पर शुरू है और आगे भी कंटिन्यूड होगा, और उसके कुछ पहलुआत जो है वो इस्लामाबाद में भी अब पहुंचेंगे प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीक और सो, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद के अंदर भी बातचीत होगी, जिसमें जो गल्फ ममालिक हैं वो ईरान के साथ बैठेंगे, एंड दैट इज़ वेयर द एक्चुअल गिव एंड टेक विल टेक प्लेस। कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का इशू है, ईरान इज़ 15% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल मार्केट, 15% एक मुल्क, और तकरीबन कोई 10% ऑयल और 15% ग्लोबल गैस। तो जब ये मार्केट खुलती है उसके असरात बाकी ममालिक पे क्या होंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाला जो इशू है ये रिजॉल्व कैसे होगा, उसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कैसे मैनेज किया जाएगा, न्यू राइजिंग पावर चाइना कैसे होगा, ये ब्रोकरेज जो होगी अब इस सारी कॉन्वर्सेशन जो टेक्निकल गुफ्तगू है उसका हिस्सा बनेगी। आई थिंक वही डिफाइन करेगा कि उसके अंदर पाकिस्तान का रोल क्या बनता है। लेकिन 2 चीज़ें अहम मैं समझता हूँ, एक तो इकोनॉमिक लिहाज से पाकिस्तान एक सेंटर बनेगा फॉर दिस मेजर पार्ट ऑफ जो ग्लोबल एंकरेज है कि ये ट्रेड किस तरफ आता जाता है, चाहे वो इंडिया का के ईरान के अंदर जो है वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाहे वो चाइना के है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। एंड आई थिंक ये एक खुशाइन बात है अगर चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, जंग की जगह ट्रेड पे बात हो। लेकिन उसके बरक्स 3 ऐसे एरियाज खुल के सामने आ रहे हैं मैप के ऊपर जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लगता है कि बढ़ेगा। एक अफ़गानिस्तान है, एक लबनान है, और तीसरा जो बढ़ता हुआ एक प्रॉब्लम बन रही है वो ग्रीस है। अच्छा, लेकिन आपने एक तरफ इतनी उम्मीद दिखा दी कि मैंने डॉलर गिनने शुरू कर दिए थे कि मुझे कितना उसमें से हिस्सा मिल सके, दूसरी तरफ आप साथ ही जंग भी ले आए हैं। आपकी ईरान के अंदर आप लोगों से मिले, ऑफिशियल से मिले, वहाँ क्या फीलिंग है जंग की या अमन? जो आपने जिस तरह आपने इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात की है उसके लिए तो अमन ज़रूरी है ना जी, तो वहाँ कोई ऐसी कमिटमेंट, ऐसा रिजॉल्व आपको महसूस हुआ? देखें, रिजॉल्व तो है। आई थिंक कि सब ये जानते हैं कि ईरान 45 साल बाद खुल के जो है वो सामने आ रहा है और उनको तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक मुल्क जब इतने वक्त बंद रहा हो, अब उसको ग्लोबल इकोनॉमी, ओपन मार्केट इकोनॉमी मैनेज करने के लिए कुछ अपने इश्यूज होते हैं, उन्होंने अपने लोगों को रोकना है। फॉर एग्जांपल अगर अबसार आलम आज जो है वो
तेहरान में था और पिछले 20 सालों से उसकी एक किस्म की सैलरी है, जब वो देख रहा है कि इन्वेस्टर आ रहा है, उसके पास एक किस्म की गाड़ी है, अलग किस्म की चीज़ें हैं, वो भी कहेगा कि मेरी हुकूमत जो है वो मुझे क्या दे रही है। तो ओपन मार्केट इकोनॉमी की जो है फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि आप दुनिया के लिए खुल रहे हैं, उसमें आप ससेप्टेबल भी होते हैं कि बाहर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना आएगा। उनका सबसे बड़ा फेयर ये है कि जो चीज़ शायद जंग से ना हो सके उसके लिए अब ये तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। ठीक। अच्छा, आपने 3 जगहों का जिक्र किया, लबनान का सबको पता है, ग्रीक यूनान का, वो मैं आपसे उस पर बात करूँ, ये नई बात आपने की है, लेकिन पहले अफ़गानिस्तान पे बात कर लें। अफ़गानिस्तान के साथ आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा रहेंगे? मैं एक थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड दे दूं कि 1 जून तक 30 जून 2026 से 1 महीने में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, 74 वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादतें वो 34 हैं और दहशतगर्द 114 मारे गए हैं, 50 सिविलियन शहादतें भी हैं। ये मुझे बताएं कि ये जो मुसलसल एक काम चल रहा है और ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, कोई इसमें ब्रेक नहीं आएगा? मसलन आप 114 आपने दहशतगर्द मार दिए, हर महीने मारते हैं, सालों साल से मार रहे हैं, तो ख़त्म तो नहीं हो रहा। ह्यूमन रिसोर्स जो है मेरे ख्याल में उसकी कोई कमी नहीं है। क्या सॉल्यूशन है फिर इसका सोल्यूशन जो होगा वो अल्टीमेटली, जब तक जो ममालिक अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो ये चेंज आएगा नहीं मेरे ख्याल में। वो तो इंडिया है जी, इंडिया है, उसमें अब तो इजराइल के बहुत क्लियर आसार उसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके भी जो रिलेशनशिप। इजराइल आपका मतलब है तालिबान मुजाहिद इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, वो ज़ायनिस्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं, नेतन्याहू के साथ? देखिए अबसार साहब, दो दिखाने वाले आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर आप डिसीजंस लेते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हर मुल्क के अपने जो है किसी कोई ना कोई जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अफगानिस्तान इस टाइम पे उनकी अलाइनमेंट टोटली डिफरेंट है और अगर ममालिक जाकर वहाँ पर किसी तरीके से उनके साथ MOUs कर रहे हैं या किसी तरीके से उनको मिलिट्री एड के लिहाज से भी जो है एग्रीमेंट्स हो रही हैं, तो वो अपने कंटिजेंसी प्लान के हवाले से देख रहे हैं कि कल यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो कि दुनिया के लिए जो है वो आ जाता है, ये ना हो कि कोई गैर मुल्की फौज यहाँ पर आकर दोबारा जो है वो बसेरा जो है वो डाल ले, तो उसको वो अवॉइड करने के लिए आप उसको इस लेंस से भी देखें। लेकिन मैं आपको एक छोटी मिसाल लेता हूँ। लाइक रिसेंटली आपने देखा होगा कि कराची के अंदर जो है वो एक अटैक हुआ, फिर उसके बाद उस जमात को जिसने अटैक जो है वो क्लेम किया था, उसने जो लार्जर पाकिस्तानी तालिबान का एक कॉन्ग्लोमरेट है उसे जो है वो जुदाई इख्तियार कर ली। अब आप उसको आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स में देख लें कि आप ये कह सकते हैं कि शायद ये 2 जहादी तंजीमें थी जो जहाद का नाम लेकर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं, इनके आपस के इख्तिलाफात हैं। लेकिन आप उसको अगर स्ट्रेटेजिक लेंस से जो है वो देखते हैं तो पहले जो अफगान तालिबान के ज़ेरे असर ग्रुप्स थे उनकी जियोग्राफिकल जो पोटेंशियल था, जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो पेरिफरीज में थे। बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर आपको ज़्यादातर वो मिल रहा था। अब वो ग्रुप को उन्होंने जो है जिस ग्रुप के साथ वो अटैच थे उसे निकाल कर एक ऐसा ग्रुप जो है वो बन गया जो किसी जगह किसी टाइम भी अटैक कर सकता है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम अर्बन एरियाज को अटैक करेंगे। तो जो इस टाइम पर कंसंट्रेशन नज़र आती है वो नॉर्दर्न बलूचिस्तान के अंदर है, वो सिंध के अंदर है, कराची के अंदर, और साउथ ऑफ पंजाब में बहुत वरीड हूँ इस एरिया के हवाले से जो वहाँ पर मूवमेंट नज़र तो आती है। इसका पाकिस्तान को क्या करना चाहिए काउंटर? देखें, इसके काउंटर करने के लिए एक तो वो खुले लाइक ओपन जो पहलुआत हैं जो हमें और आपको नज़र आते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान का जो सिटी एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म का वो बहुत वसी है, लेकिन उसके साथ आपको एक डिप्लोमेटिक चैनल ज़रूर जो है वो खोलना पड़ेगा। इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा एक इकोनॉमिक विजन था, अफगानिस्तान प्योरली एक काउंटर टेररिज्म प्रॉब्लम के तौर पर हम उसको देख रहे हैं। बॉर्डर्स बंद, बाकी सारी चीज़ें बंद। आई थिंक एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना इन द फ्यूचर ज़रूरी होगा, और अगर वो अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली भी ना हो, जो लोग अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट अपनी न्यू फाउंड लेवरेज, क्योंकि हमने इतनी बड़ी जंग जो है वो रोकी है ईरान और US के दरमियान में, आई थिंक US का किरदार। आपका मतलब है कि अमेरिका के जरिए इसराइल को और इंडिया को नकेल डालनी चाहिए? आई थिंक सिर्फ ये तो वो लोग हैं जो विजिबली नज़र आते हैं। बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान है वो एक मुकम्मल तौर पर एक मेजर प्रॉक्सी वॉर जोन बना हुआ है। अच्छा, इसमें ये ईरान में अभी जो आयतुल्लाह खामेनी की जो जनाजे की रस्मात चल रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान से तालिबान
की रिप्रेजेंटेशन भी थी और उनकी अपोजिशन की भी थी, जो उनके मुखालिफ हैं। और इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जो ईरान की है कि दोनों तरफ को वो पैम्पर करके रखते हैं? आई थिंक कि हमारा जो रिलेशनशिप अब अफगानिस्तान के साथ बन चुका है और जो पाकिस्तान का परसेप्शन अफगान तालिबान में बन चुका है इस टाइम पर करंट लीडरशिप में, फ्यूचर में जो होता है कोई परमानेंट दुश्मन दोस्त नहीं होता, ठीक है, उससे वापस जाना जो है वो रिलेशनशिप मुझे मुश्किल नजर आता है पाकिस्तान के लिए। ठीक, जो ईरान के अंदर जो डेलीगेशन गया था उसमें जितने भी अफगान तालिबान से जो है वो बात हुई उनकी लीडरशिप से, उसने शदीद बरहमी का इजहार किया है कि उन्होंने इन मुखालिफिन को उस जनाजे के लिए जो है वो क्यों बुलाया, बल्कि उन्होंने जो ईरानियन एम्बेसडर है काबुल के अंदर उनके साथ ऑफिशियली डिमार्च भी जो है उन्होंने वो इशू किया है, उनको इससे बातचीत करके कि आपने हमारे मुखालिफिन को हमारे साथ जो है वो आमने सामने क्यों जो है वो रखा। तो वो एक अपनी उनकी एक पॉलिटिकल इतने शेर तो वो नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इसराइल की आशीर्वाद इसमें शामिल होगी जो ईरान के को उन्होंने डिमार्च किया, इसके बावजूद के ईरान के साथ ही तो बेहतर ताल्लुकात है उनके पाकिस्तान की बजाय। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत आपने थॉट, लेकिन एक बात रहेगी, मैं वो ग्रीक का आपने नया मुख्तसर में बता दीजिएगा। देखें यूनान का क्या नया फ्लैश पॉइंट? देखें जो बाल्कन्स हैं जिसके अंदर आप बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो बाकी सारे एरियाज हैं, ये नया फ्लैश पॉइंट बढ़ता हुआ जो है वो जा रहा है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे एनालिटिकली भी, अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो जो इजराइल का जो अब जो टारगेट होगा वो बाल्कन्स और पर्टिकुलरली टर्की है, टर्की का जी, और वो यूनान ज़ाहिर उसका एलाई भी तो है। अगर आप देख लें तो नेतन्याहू में ने जो सेपरेटिस्ट एक लीडर है साइप्रस में, हाँ जी, उन्होंने जो है ऑलरेडी मूवमेंट जो है तकरीबन नया इसराइल बना लिया वहाँ पे। इसके अलावा जो इंडियन ब्राह्मोस है वो भी जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं ग्रीस में। अच्छा, सो दिस इज न्यू डेवलपमेंट्स और ये जियो पॉलिटिकल चेंजेस है व्हिच वी विल कीप वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेंजरस। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ। ग्रुप कैप्टन आसिम को आज शहीद कर दिया गया और ये आप उनकी तस्वीर अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी देख रहे हैं। ये एक खुश फैमिली इस्लामाबाद की आज ये गम में डूब गई क्योंकि इस फैमिली का सरबराह सड़क पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया, क्योंकि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि शायद ही पाकिस्तान के किसी और शहर में हालात इतने ख़राब हों, क्योंकि इस्लामाबाद ना ही अब महफूज रहा है ना ही अब साफ़ रहा है। यहाँ दिन ब दिन क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है। मैं आपको भी डेटा देता हूं और ये अफसोसनाक वाकया, इसकी तफसीलात तो आपको पता चल गई होंगी, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस्लामाबाद में, इसके बावजूद कि इस्लामाबाद में एक पाकिस्तान का एक सदर रहता है, यहाँ पे एक वज़ीर-ए-आज़म रहता है, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहता है, यहाँ पूरी काबीना रहती है, यहाँ पे एक पूरा वज़ीर है वफाक का इस इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए जो वज़ीर दाखिला है, फिर उसके नीचे एक पूरा और वज़ीर है जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है जी, वज़ीर ममलकत है, वो भी इस्लामाबाद की हिफाजत करनी है उन्होंने। उसके नीचे एक पुलिस है, रेंजर्स हैं, एफसी है, फिर इसके अलावा इंतज़ामिया है। लेकिन हो क्या रहा है इस्लामाबाद में, मैं आपको एक महीने का अगर वाक़या बताऊँ, सिर्फ एक महीने के 4 मई 2026 को इस्लामाबाद के F6 जो बड़ा महफूज तरीन इलाका है, वहाँ से एक शख्स को अगवा किया और मर्दान से एक दिन बाद उसकी लाश मिली और तकरीबन 50 मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहे हैं रोज़ाना। 5 महीनों में 2600 केसेस चोरी के, डकैती के रिपोर्ट हुए हैं। 1.5 अरब रुपए का जिसमें मालियत की अशिया चोरी हुई हैं। 6 बड़ी डकैतियां रिपोर्ट हुई हैं इस्लामाबाद में और इसके अलावा 11 घरों 18 दुकानों में चोरियां हुई। 484 अफराद को सड़कों पर लूटा गया। ये 20 लाख की आबादी का शहर है और फेडरल कैपिटल है और उस न्यूक्लियर स्टेट का फेडरल कैपिटल है जो पूरी दुनिया में सुलह करवा रहा है। लेकिन हम अपने इस छोटे से शहर की हिफाजत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इस शहर के जो जिम्मेदार हैं वो नालायक हैं, वो संगदिल हैं, वो रोज़ाना यहाँ लाशें गिरती देखते हैं, डाके देखते हैं। इस शहर में अमन व अमान ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल अब नहीं है और ये इस्लामाबाद द पीसफुल भी अब नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किस पे डालें हम? हमें बता दें या हम सिर्फ लाशें उठाते रहेंगे यहाँ पे? आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।